नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा कि हमने बात की थी, बेसिक अंतर बताया था आईपीसी और बीएनएस के बारे में, बेसिक अंतर क्या है दोनों में। तो आज हम कुछ धाराओं के बारे में जानेंगे जो कि बीएनएस में नई जुड़ी है, आईपीसी में उनका वर्णन नहीं था। तो हम खाली आज हम इनका आउटलाइन देखेंगे कि किस धारा में क्या लिखा हुआ है। डीपली हम लोग हर एक धारा के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे डीपली, वो आने वाले लेक्चर्स पे। आज हम खाली इनका बस आउटलाइन देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 2(3) धारा 2 के सब पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है चाइल्ड डेफिनेशन, बालक की परिभाषा लिखी हुई है। तो बालक की परिभाषा से मतलब क्या है कि मतलब है कि किसको बालक माना जाएगा, वो सेक्शन 2(3) में लिखा गया है। सेक्शन 48, तो सेक्शन 48 में क्या लिखा हुआ है, भारत में अपराधों का बाहर से दुष्प्रेरण। तो दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में अबेटमेंट बोलते हैं, और दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना। दुष् का मतलब होता है बुरा और प्रेरण का मतलब होता है प्रेरणा देना। भारत में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर से उकसाया जाता है, तो उनके खिलाफ जो बात की गई है वो धारा 48 में की गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 69 की, प्रवंचनापूर्ण, जिसे हम धोखेबाजी भी कहते हैं, प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन करना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 73, जो कि वो भी नया जोड़ा गया है बीएनएस में। उसमें है कि कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट से रिलेटेड मामलों को, कोर्ट से रिलेटेड मैटर को पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो सेक्शन 73 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। सेक्शन 86, सेक्शन 86 बात करता है क्रूरता की परिभाषा। द डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी सेक्शन 86 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 95, ऐसे अपराध को करने के लिए बालकों को भाड़े पर लेना या नियुक्त करना, इसकी जो सजा है वो सेक्शन नंबर 95 के अंतर्गत आती है। तो पहले लोग क्या करते थे कि जो खुद जुर्म ना करके 12 और 7 साल से कम बच्चों के लिए सजा बहुत कम है, ना के बराबर सजा है, तो उन्हें भाड़े पर ले लिया करते थे और कई अपराधों को अंजाम दिया करते थे। तो अब ये भी एक प्रकार का अपराध ही है, इसकी सजा भी सेक्शन नंबर 95 के अंतर्गत दे दी गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1032। तो 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर अगर मृत्यु दंड कारित करते हैं जाति, वंश, नस्ल के आधार पर, तो वो भी एक अपराध माना जाएगा, और वो धारा 103 के सब पार्ट 2 में लिखी हुई है, जिसे कि मोबी लिंचिंग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई चोर है, अगर उसने चोरी की, तो आजकल भारत में अगर चोर पकड़ा जाता है तो उसे 4 लोग 5 लोग पूरा गांव मिलकर बहुत मारता है, जो कि किसी ने उनको अधिकार नहीं दिया है मारने का। ये अधिकार खुद पुलिस का भी नहीं है, ये अधिकार कोर्ट का है कि वो चोर के साथ क्या करता है। तो अब अगर ऐसी कोई चीज होती है जिसमें एक व्यक्ति को 4 या 5 लोग मिलकर एक साथ मार रहे हैं और मृत्यु कारित कर देते हैं, उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसकी सजा धारा 103(2) के अंतर्गत लिखी हुई है। धारा 106(2) की बात करते हैं तो वाहन से मृत्यु कारित करने के संदर्भ में ये है। तो मान लीजिए किसी ने वाहन से किसी की मृत्यु की और वो भाग गया, तो इसका जो सजा है, ये जो अपराधी है, ये एक धारा 106(2) के अंतर्गत पकड़ा जाएगा, जो कि अभी बीएनएस में लागू नहीं हुई है। अब बात करते हैं सेक्शन 111 धारा 111 की। इसके अंतर्गत है संगठित अपराध। तो अपराध जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है संगठित अपराध जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, और एक होता है असंगठित अपराध जिसे नॉन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, बिल्कुल प्लानिंग से अगर किसी का मर्डर किया जा रहा है, बिल्कुल प्लानिंग से अगर किसी को क्षति पहुंचाई जा रही है, तो संगठित अपराध के अंतर्गत आता है, और इसका जो कानून व्यवस्था है वो धारा 111 के अंतर्गत आता है। 112 भी इसी से मिला जुला है। 112 के अंतर्गत आता है छोटे संगठित अपराध, ये लिखा हुआ है धारा 112 में, जिसे कि इंग्लिश में पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। धारा 113 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएनएस में जोड़ा गया है, धारा 113 क्या कहता है, आतंकवादी कृत्य जो टेररिज्म एक्ट होते हैं, तो जैसे जो आतंकवादियों की गतिविधियों को जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं हमारे देश में, उसका कानून धारा 113 के अंतर्गत लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं धारा 117 के 3 घोर उपहति। घोर उपहति का मतलब होता है गंभीर चोट। गंभीर चोटें 8 प्रकार की होती हैं, जो कि हम आपको आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। इसमें हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, बहुत गंभीर से गंभीर चेहरा बिगाड़ देना, ऐसा बिगाड़ देना कि व्यक्ति पहचान नहीं आ रहा है, तो उसे कहा जाता है घोर उपहति। और गंभीर चोट इसके अंतर्गत आ जाती है, मतलब
घोर उपहति के कारण अगर कोई स्थायी विकलांग बन जाता है तो उसकी सजा धारा 117(3) के अंतर्गत आती है। एक सेक्शन रिलेटेड है सेक्शन 117 का सब पार्ट 4। अगर यही कृत्य 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाते हैं तो उसकी जो सजा है वो सेक्शन 117 धारा 117 के सब पार्ट 4 में लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं धारा 152 की। यदि कोई व्यक्ति देश की संप्रभुता क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सोवरेनिटी इंग्लिश में। हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी देश का आदित्य नहीं बनता, इसे ही बोलते हैं सोवरेनिटी, संप्रभुता। अगर कोई व्यक्ति देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को उसके ऊपर खतरे में डालता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा धारा 152 के अंतर्गत। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश की संप्रभुता बिगाड़ता है या उसकी एकता को भ्रष्ट करता है, अखंडता को भ्रष्ट करता है, तो धारा 152 के खिलाफ वो भी एक अपराधी माना जाएगा। धारा 195 का 2, सेक्शन 195 का सब पार्ट 2 क्या बोलता है? जब कोई लोक सेवक का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। जब कोई सरकारी कर्मचारी बलवा रोक रहा हो और यदि उसके ऊपर दंगा हो जाए, यदि उसको कोई धमकी दे, तो उसका जो जिक्र है वो धारा 195 के सब पार्ट 2 में किया गया है। इसका मतलब क्या है? बलवा रोक देने का मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए कोई एक सरकारी कर्मचारी है, मान लीजिए डीएम, एसडीएम, पुलिस अफसर, कोई भी एक सरकारी कर्मचारी है, अगर वो बलवा रोक रहा है, बलवा का मतलब होता है, जो बलवे को इंग्लिश में बोलते हैं रियोट, RIOT, ये होता है दंगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी दंगा रोक रहा है और वहां पर अगर उसे किसी आम व्यक्ति ने किसी ने भी उसको धमकी दे दी तो वो भी एक अपराधी ही माना जाएगा, उसे भी दंड मिलेगा, जो कि सेक्शन 195 के सब क्लोज 2 में लिखा हुआ है। इसमें क्या दंड है ये सब हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, किसको किस अपराध के लिए क्या दंड मिलेंगे। ये तो भी खाली आउटलाइंस है, ये खाली ऊपर से है। मैं हर एक धारा को एक से लेकर हर एक धारा को अच्छे से बताने चलूंगा। अब बात करते हैं धारा 197(2), सेक्शन 197(2) की बात करते हैं, सब क्लोज 2 की। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से खतरे में डालने वाली जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो भी अफवाह फैलाता है जिससे हमारी संप्रभुता, एकता और अखंडता भ्रष्ट होती है, वो सेक्शन 197 के सब क्लोज 2 में लिखी हुई है। कुछ है, हमने अभी धारा 152 में भी यही पढ़ा था कि अगर कोई हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को भ्रष्ट करता है तो वो अपराधी माना जाएगा। उसमें लिखा हुआ था कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को भ्रष्ट करता है जो आदमी, वो अपराधी माना जाएगा। परंतु 197 के सब क्लोज 2 में ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति संप्रभुता, एकता और अखंडता को भ्रष्ट करने के लिए अफवाह उड़ाता है वो अपराधी माना जाएगा, सेक्शन 197 के सब क्लोज 2 में। धारा 324 का सब क्लोज 3, यदि कोई सरकारी विभाग है या स्थानीय प्राधिकरण है, अगर उनकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सजा धारा 324 के सब क्लोज 3 में लिखी हुई है। धारा सेक्शन 341 का सब क्लोज 3 और सब क्लोज 4 क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई फर्जी मोहर लगवाता है या फर्जी प्लेट आदि रखता है किसी और के नाम की, या किसी और का फर्जी मोहर, फर्जी सील बनवा लेता है, तो अब बनवाता है यदि या फिर उसका उपयोग करता है तो वो भी एक अपराध माना जाएगा, जो कि धारा 341 के सब क्लोज 3 और 4 में लिखा हुआ है। फर्जी मोहर नहीं बनवा सकते, जैसे बच्चे करते थे, प्रिंसिपल का फर्जी मोहर लगवा के कहीं भी लगा दिया, तो एक प्रकार का अपराध ही माना जाएगा, जो कि BNS में लिखा हुआ है। धारा 358 जो कि अंतिम अध्याय है, जो कि जोड़ा गया था, प्रभाव से हटाया जाना। सेक्शन 358 क्या बोलता है? प्रभाव से हटाया जाना। IPC अब भारत में प्रभावी नहीं होगी, IPC का निराशित किया जाना ही सेक्शन 358 में लिखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।